ठीक है, अब तो रिकॉर्डिंग चल रहा है, देखो तो एक बार। हाँ सर। यस ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे और तुमको ना सारे फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। सिर्फ एक फैक्टर सोच के रख दोगे तो भी नहीं होगा। मतलब ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बट तुमको ये भी सोचना पड़ेगा कि एक तो कुछ एक्सेप्शन ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातें और ख्याल रखनी पड़ेगी, और फिर डिसीजन लेना होगा कि नहीं यार ये भी सही है, ये भी सही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो तुमको याद रखना। चलो एनीवेज, मैं एक शेयर करूंगा तुम्हारे साथ डेटा जिसकी जरूरत पड़ेगी। ग्रुप में डालूंगा एक डेटा तुम लोगों के लिए, वो तुम लोग बहुत केयरफुल देख लेना, ठीक है सबको? वो एक पूरा पीरियोडिक टेबल टाइप है, उसमें जितनी गड़बड़ चीजें हैं इधर उधर है सब मेंशन। तो मैं एक पीरियोडिक तुम्हारे ग्रुप में पीरियोडिक टेबल वाला वो पूरा शेयर कर दूंगा। इनफैक्ट शायद मैंने शेयर किया हो पहले में, वो तुम अच्छे से देख लेना, और फिर हम उसके बारे में और बाकी बातें करते हैं। डन। सो ये सब क्लियर हो गया अपना। अब हम लोग उसके आगे की बातें करेंगे, उसके बेस्ड बहुत सारी चीजें वो डिस्कस। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि एकदम अलग सा कुछ हो जाएगा, जैसे अभी आपके सामने एक है एकदम अलग। उस केस में मेरा ये कहना है कि अगर एकदम अलग सा आपको कुछ दिखे, आपको करना ये है कि कुछ बातें आपको लर्न कर लेनी चाहिए। जो बातें लर्न करने की है मैं वो आपसे शेयर कर दूंगा। शेयर इसलिए करूंगा कि आपके पास सीधा पढ़ा रहेगा, आप वहां सीधा पढ़ लेंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको आप देख लेना, आज मैं भेज दूंगा। इनफैक्ट सब अच्छा, ये पीरियोडिक टेबल का मैंने शेयर किया था क्या, वो अपना आइडियन हब वाला जो है, याद करके बताओ, क्या मैंने पीरियोडिक टेबल का आइडियन हब वाला शेयर किया था? वो जो तो उसमें अगर सबके पास मौजूद हो रेडियस वाला, तो एक बार उसमें देखो सब लोग, इस वक्त अपना अपना एक बार ओपन करो, देखो वहां पे होगा, वहां पे ग्रुप में जाके देखो, उसमें तुमको दिखेगा कि उसमें काफी चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है। उसमें देखो एक बार, सब लोग निकालो तो मेरे साथ, अगर सबके पास हो फटाफट। तो देखो लास्ट में एक पेज है, इसमें मैंने ये सब डिस्कस किया हुआ है, बहुत सारा काम का चीज है। चलो मैं एक बार तुम्हें दिखाता हूँ, चलो एक बार निकालो तो ग्रुप में जो दिया गया। अभी मैं बता देता हूँ कहाँ पे है। मैंने जो हब वाला आइडियन हब वाला शेयर किया था डॉक, उस डॉक में जाकर देखो, है ना पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला, देखो नीचे जाओ, सब लोग निकालो फटाफट, है ना? उसमें देखो नीचे आके बहुत बढ़िया उसमें है, एक साथ दिया हुआ, पढ़ लेना है। देखो तो ये जो पेज नंबर, देखो सब लोग, ये जो इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस का पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है ना, देखो तो सब लोग, अब दिखा? चलो देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी के ठीक ऊपर चेक करो। अरे सबको दिखा कि नहीं? फाइल, हाँ उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी, अरे वो जो फाइल था हमारा, मैं फिर से भेज देता हूँ पहले। एक पीरियोडिक टेबल की मैंने, रुको तो, एक पीरियोडिक टेबल की मैंने फाइल शेयर की हुई है ग्रुप में, मैं फिर से भेज देता हूँ, सब लोग देख लेना यार, उसमें नहीं देखो अभी भेजा मैंने, देखो एक बार, सब लोग निकालो और वहां नीचे आ जाओ, आयनाइजेशन एनर्जी के ठीक ऊपर एटॉमिक रेडियस का सबसे लास्ट वाला पार्ट, उसमें मैंने ना उसमें सब चीजें दी हुई है डिटेल में, तो तुम चेक कर सकते हो, उनके साथ कंपेयर कर सकते हो। वो सारे रेडियस की वैल्यू एग्जैक्ट दी गई है, तो शायद उसके थ्रू समझना आसान हो। सब लोग देख लो एक बार, सही है? पेज नंबर तो जैसा कुछ है नहीं, उसमें नीचे आओ ना, आयनिक रेडियस में आओ, एक टॉपिक है आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस आओ जल्दी, आ गया सर वो इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस वाला पेज। हाँ इंक्रीजिंग एटॉमिक, आयनिक रेडियस वाला जो पार्ट है ना, द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सबसे नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी के ठीक ऊपर,
है ना, देख लेना एक बार। आयोनाइजेशन एनर्जी के ठीक ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी ढूंढो, ठीक है, पेज 26। हाँ सर मिल गया। हाँ, उसके ठीक ऊपर पेज 26 आयोनाइजेशन एनर्जी के ठीक ऊपर, वो देख लेना एक बार। उसमें ना वैल्यूज एग्जैक्ट दी गई है, थोड़ा समझना आसान है। ऊपर भी कटायन अनायन न्यूट्रल की थोड़ी थोड़ी रेडियस दी गई है, उसको देख के थोड़ा आइडिया लगेगा कि एक इलेक्ट्रॉन डालने से एकदम से क्या चेंज आता है और एकदम से क्या परिवर्तन आ जाता है, वो थोड़ा सा समझ में हम लोग को आएगा, ठीक है। चलो डन। तो ये सब देख लेंगे हम लोग एक बार। अब एक फॉर्मूला है, वो मुझे बताने दो। ये तुम्हारे लिए ही है, ये तुम्हें इसलिए बताया गया है, इसको देख के तुम थोड़ा सा सीखोगे, और कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा देखो, ये सब तुम समझ गए, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, सो दैट इसके बारे में बाकी बातें। नेक्स्ट देखो, और भी चीजें हो सकती है यहाँ पर जो हमको ध्यान होनी चाहिए। ये जो कोवेलेंट रेडियस होता है ना, कोवेलेंट रेडियस, वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो जो एटम है वो कौन सा बॉन्ड बना रहा है, ये भी थोड़ा सा देख सकते हैं। मैं इस पे बहुत ज्यादा बातचीत आगे करूंगा, लेकिन अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन अगर डबल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो जब तुम ऐसे बढ़ोगे तो जो इसके अंदर जो एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन, सॉरी कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन है, वो फर्क, कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन जो है वो, हालांकि यहाँ पे मैंने एग्जांपल शायद बहुत अच्छा नहीं लिया, मुझे एग्जांपल लेना चाहिए था एन सिंगल बॉन्ड, एन डबल बॉन्ड और एन ट्रिपल, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सच में बनता है। तो यहाँ पे तुम थोड़ा सा देख सकते हो, इस बात को समझ भी सकते हो। तो कोवेलेंट रेडियस जो नाइट्रोजन का है ना यहाँ पे, वो घटता जा रहा है। देखो जो बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना, स्ट्रांग बॉन्ड होता है, वो करीब आ जाता है अंदर एकदम, और जब करीब आएंगे तो कोवेलेंट रेडियस घटेगा, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन हम लोग को याद है, ऐसे होता है जितना स्ट्रांग बॉन्ड उतना एक दूसरे के अंदर घुसेंगे, ओवरलैपिंग उतना तगड़ा होगा, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, इसलिए कोवेलेंट रेडियस भी कम होता है। तो कोवेलेंट रेडियस में कई बार ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो कौन सा बॉन्ड बना, तो शायद सिंगल बॉन्ड बनाएगा तभी हम लोग को सही दिखे, अगर वो डबल या ट्रिपल बनाएगा उस केस में हम लोग को सही अरेंजमेंट नहीं समझ में आएगा उनका क्या है। इसलिए अगर कभी चेक करना हो कोवेलेंट रेडियस, तो हमें सिंगल बॉन्ड को प्रेफर करना, ना कि डबल या, लेकिन चलो काम आए। ओके, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस पे जितनी बातचीत करनी थी कर लिया, जितनी डिस्कशन यहाँ पे हम कर सकते थे वो हो चुका। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, बट तुम जैसे जैसे सीखते चलोगे आगे बढ़ते चलो ना, तो दिमाग लगा लेना अपने हिसाब से। इस तरह के तो एक पूरा पार्ट है जो तुमको डिस्कस करना होगा, बातें करनी होगी इसके बाद। फिलहाल मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलता हूँ। चलो लिख लो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सब लोग नोट करें। न्यू टॉपिक इज आयोनाइजेशन एनर्जी। लिख लो, it is
मिनिमम एनर्जी required. It is minimum energy required to remove an electron. To remove an electron from 1 mole of an isolated gaseous atom. लिखते चलो. From its outermost shell. इलेक्ट्रॉन निकालना है भाई. इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना खर्चा होगा उसको ही हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी. It is denoted by, ऐसे लिखते हैं डेल्टा एच और इसके नीचे आई. डेल्टा एच क्या होता है आगे सीखेंगे, अभी लिखते चलो. इसको हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं. अभी के लिए इंथैल्पी मतलब एनर्जी, एक ही जैसे बात. आगे चल के हम तुम्हें बताएंगे, थोड़ा सा अलग है बट लिख लो. सब लोग नोट करेंगे फटाफट. सर एंथैल्पी का स्पेलिंग मतलब EN आएगा ना? हाँ EN होगा, मैंने EN ही लिखा. इंथैल्पी. ठीक है भाई. आइए इस पूरे चीज को समझते हैं. देखो अगर ये नोट हो गया हो तो बताना. नोट हो गया? देखो नहीं सर. सुनने में आसान सा लगता है, एक एटम है उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, बट लेट मी टेल यू इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है आप न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के जो बीच का बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उसको आप ब्रेक करना. और इट्स नॉट अ सिंपल थिंग. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. मान लो ए टाइप का कोई एटम है और उसको तुम जब हीट देते हो, ये वाला अमाउंट देते हो, तब वो जाके A+ बनाता है और अपना इलेक्ट्रॉन बाहर. अल्टीमेटली तुम करते क्या हो? करते ये हो कि न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तुम क्या करते हो? जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको पकड़, इसके आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है. मान लो इसके यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, पास में और भी 2 है और कुछ ऐसे घूम रहे हैं. तो सबसे दूर वाला इलेक्ट्रॉन, इसको तुम यहाँ से निकालते हो, इसको तोड़ते हो, इसके बॉन्ड को ब्रेक करते हो. तो बेसिकली तुम कर क्या रहे हो? उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ के जो इलेक्ट्रॉन उसे फ्री कर रहे हो. इस काम में तुमको बाहर से सिस्टम को एनर्जी देनी. इसलिए जब किसी सिस्टम में बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है तो हमने कुछ नियम बना रखे. तो सबसे पहले तो जब सिस्टम में एनर्जी दी जाती है तो उसको बोलते हैं, कोई भी ऐसा प्रोसेस हो जिसमें सिस्टम में एनर्जी देते हैं उसका नाम देते हैं एंडोथर्मिक. क्या नाम देते हैं? और जब कभी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम देते हैं एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक क्यों?
heat release होता है। जब कभी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखो हमें सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हाँ सर। और एक्सोथर्मिक कब बोलते हैं, जब सिस्टम से एनर्जी बाहर जाता। इस बार तुम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करवाना है, तुम्हारा अल्टीमेट एम बॉन्ड ब्रेक करना है ना। इतने चलो सो जनरली ऐसा ही होता है कि एनर्जी जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस। आइए हम लोग एक एक करके सब बात देखते हैं। बिकॉज ये एक एनर्जी है, इसकी यूनिट्स क्या क्या होंगे, इसके यूनिट होंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी निकाल सकते हैं, किलो जूल पर मोल भी ले सकते हैं, या किलो कैल पर मोल ले सकते हैं। डिपेंड्स कि किस भाषा में किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। रेडी आ रहे हैं जान? सबसे बड़ी बात कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है ये तो समझ में आ गया। अब सबसे प्रॉब्लम ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी किस बात पर डिपेंड करेगा, मैं उस पर आऊंगा तो तुम्हें सारी बातें क्लियर होगी। सबसे पहले अब देखो कोई पूछेगा कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी किसी के अंदर हो सकती है, कितने टाइप, ये तो डिपेंड करेगा ना कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को तुम अगर हीट दोगे यहाँ पे तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा एक। अब इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसके बाद तुम अगर इसको हीट देते रहोगे, इसको तुम जितना सारा हीट, अब कुछ होगा तो किसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था वो बाहर आ चुका। तो हाइड्रोजन में कितने आयोनाइजेशन एनर्जी होंगे, कितने टाइप, एक, क्योंकि एक ही टाइप की है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो किसके पास कितने टाइप के आयोनाइजेशन एनर्जी होंगे ये डिपेंड करेगा कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन। जैसे लिथियम के पास मान लो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बार 2 अलग अलग आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा। बेरिलियम के पास मान लो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 टाइप का आयोनाइजेशन एनर्जी उसमें होगा। तो मैं एक एक करके सारी बातें डिस्कस करूंगा। फिलहाल तो शुरू करते हैं हम लोग काम। ये देख लो ध्यान से, समझ में आया जैसे सब चल रहा है, ठीक है। देख लो भाई सब लोग एक एक करके सब समझते हैं। इसमें एक और चीज ले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने टाइप के टाइप ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। कैसे देखो, जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही आयोनाइजेशन, इसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी 1। लेकिन अगर तुम लिथियम में आओगे, लिथियम के पास 2 टाइप की, एक पहला इलेक्ट्रॉन एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, उसको I1 बोलेंगे I2। अगर तुम बेरिलियम में आओगे, समझ रहे हो? अच्छा 3 टाइप की होगी, लिथियम में 3, बेरिलियम में आओगे तो 4 टाइप की होगी। सुन पा रहे हो? मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने नंबर ऑफ क्या है, बोलो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको IE1 कहते हैं। दूसरा निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं, IE2। तीसरा निकालने में जो लगती है वो IE3।
तो डिपेंड करेगा ना कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप 4 तरह की आयोनाइजेशन एनर्जी शो कर सकते हैं। बताओ सोडियम कितने तरह का करेगा? सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 11। तो कितने हो सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी? 11। 7 हालांकि प्रैक्टिकली 4 या 5 के बाद निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाता है रेडियस छोटा होता है। रेडियस छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। लेकिन मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ। बेरिलियम का केस ले लेता हूँ। देखो बेरिलियम के केस में एग्जाम्पल लो, जैसे तुम इसको एनर्जी दोगे, जब तुम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी 1 दोगे तब वो ये अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाले। अगेन जब तुम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी 2 दोगे, जो कुछ भी बचा, तब तुमको B2+ मिलेगा। और जब तुम देखो ध्यान से लो, फिर इसको तीसरा दोगे तब तुमको ये देगा B। हर बार देखो एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर आ रहा है। उसके बाद B3+ को जब तुम क्या दोगे बोलो? I4। तब जाके तुमको क्या मिलेगा बोलो? तो तुमको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए जितनी एनर्जी देते हैं वो I1 है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के जो एनर्जी देते हैं वो I2 है। ऐसे करके चलता रहेगा। तो आपके पास कितने टाइप के आयोनाइजेशन एनर्जी होंगे वो किस बात पे डिपेंड करेगा बोलो? कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन है। हाँ बस बस, और कुछ नहीं, बस इतना ही ध्यान रखना। किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो वो पूछ सकता है। सर Be4+ बन कैसे सकता है? अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर एटम कंप्लीट ही नहीं हुआ ना। अब वो एटम है भी नहीं, अब तो वो आयन है। ठीक है, हाँ सर। बात करो। ठीक है, इतना आसान नहीं होगा 4 इलेक्ट्रॉन निकालना, बहुत मुश्किल है। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ ना, थ्योरेटिकली कुछ बातें बोलनी पड़ती है, प्रैक्टिकली कितना होगा देखना पड़ेगा। 1-2 इलेक्ट्रॉन निकालना ही मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा। 4-4 कौन निकालेगा, और सेम एटम से। तो तुम समझ गए होगे गेम। चलो मैं आगे बढ़ता। तो एक तो मुझे ये समझाना था कि कितने टाइप के आयोनाइजेशन एनर्जी है। चलो अब मैं फैक्टर्स पे आता हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान दें। देखो सब लोग मेरे साथ। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन। सबसे पहला फैक्टर एटॉमिक रेडियस। चलो अब क्लास मुझे जरा हेल्प करे। बोलो भाई सब लोग ध्यान दो। ये बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आया सबको? क्या है ये? न्यूक्लियस से जो सबसे दूर इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालना है ना। तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, उतना ज्यादा एनर्जी सिस्टम को देना पड़ेगा। अग्री और नॉट? अरे बोलो भाई, बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलो। अबे चैट में ही जवाब दे दे। सो सिचुएशन ये है, सिचुएशन ये है कि अगर तुम ये प्रूव कर दो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, तो उससे ये क्लियर हो जाएगा, उससे ये क्लियर हो जाएगा
कि जो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से ये क्लियर हो जाएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी स्ट्रॉन्ग होने वाली, ज्यादा होने वाली। सो अब सवाल ये है कि एटॉमिक रेडियस से क्या करें। अब तुम लोग सोच के बताओ, एटॉमिक रेडियस छोटा होने का क्या मतलब है और सर बड़ा होने का क्या मतलब है? आ जाएंगे हाँ, तो छोटा होने आगे का मतलब है कि हाँ, ज्यादा चीज। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कॉम्परेटिवली पास, यही है ना छोटा होने का मतलब। हाँ सर। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। अबे जब इलेक्ट्रॉन पास होगा न्यूक्लियस के तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा ना, हाँ सर। तो उसको तोड़ने में ज्यादा खर्चा होगा ना, हाँ सर। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी ना। आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी है यार जो बॉन्ड तोड़ने के लिए तुम देते हो सिस्टम को? बॉन्ड मजबूत होगा तो ज्यादा देना पड़ेगा ना। हाँ सर। हाँ सर। तो उल्टी बात करोगे? उल्टी बात नहीं करना है यार, दिमाग लगाना भाई। तो एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी में उल्टा रिलेशन, दोनों में बिल्कुल उल्टा रिलेशन। लिख लो। लिख के चलो, एकदम उल्टा। रीजन समझ में आ रहा होगा सबको? रीजन क्या है भाई? कि एटॉमिक रेडियस अगर कम है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पास हैं, उसका बॉन्ड तोड़ना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होगा। तो इसको लेकर कुछ बहुत ज्यादा हमें परेशान होने जैसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना है बस इसको। चलो डन। अब सवाल यह है कि इसका मतलब जो एटॉमिक रेडियस का हम लोगों ने ऑर्डर याद रखा है उसका उल्टा ऑर्डर हमको देखना चाहिए, वरना हम क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। काफी हद तक ये बात सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम ग्रुप में आओगे ऊपर से नीचे, तो देखो अगर तुम इन अ ग्रुप आओगे, चेक करो, इन अ ग्रुप आओगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता है। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो इन अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? बोलो, बोलोगे? अरे बोलोगे भाई? अगर डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। डिक्रीज। और इन अ पीरियड क्या हो? बढ़नी चाहिए। इन अ पीरियड, बिकॉज एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड क्या होता है? घटता है। इसका मतलब अगर एटॉमिक रेडियस घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? बोलो, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, और रीजन ये है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो घटे। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी को घटना चाहिए। ये बात दिमाग में बिठा लो अच्छे से। ये इन ग्रुप है टॉप टू बॉटम, और ये पीरियड है लेफ्ट टू। यानी एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड हम लोग रख चुके हैं, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, उस ट्रेंड का ठीक उल्टा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम इस पैटर्न को मानते, उसे चलो जल्दी जल्दी।
अब तुम लोगों के मन में एक डाउट आना चाहिए तुरंत कि सर जब आप एटॉमिक रेडियस पढ़ा रहे थे तो उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस मिले थे, याद है? एक्सेप्शंस याद आ रहा है सबको? हाँ जो मैं सर। लास्ट लेक्चर में सीखा, तो जहां पे एटॉमिक रेडियस में एक्सेप्शंस होंगे, जहां पर भी उनके ट्रेंड में गड़बड़ी होगी, वहां आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में भी गड़बड़ होने के चांस है। तो वी नीड टू चेक जहां जहां वो गड़बड़ था, क्या ये भी गड़बड़ है? आइए चेक करते हैं। तो देखो गड़बड़ कहाँ होगा, जैसे एक गड़बड़, सारे एक्सेप्शंस लिख रहा हूँ तो तुम उसको याद कर लिखो जल्दी। एक्सेप्शन मैं लिखूं इससे पहले तुमको मुझसे पूछना चाहिए, तुम्हें एटॉमिक रेडियस वाला पैटर्न याद होगा। जैसे तुमको याद होगा हम एल्यूमिनियम और गैलियम की बात कर रहे थे, याद है? क्या सिखाया था मैंने? एल्यूमिनियम और गैलियम में किसकी रेडियस कम होती है? बोलो। गैलियम। उल्टा गैलियम। होता है। हाँ उल्टा होता है, गैलियम की कम हो जाती है। तो अगर गैलियम की कम हुई तो ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। लेकिन होगा ये कि घटेगा नहीं, या तो उससे एल्यूमिनियम का कम होगा। देखो यहाँ पे पैटर्न गड़बड़ होगा, ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए और गैलियम की कम, क्योंकि एल्यूमिनियम ऊपर है, गैलियम नीचे, और ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी को कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है? एल्यूमिनियम या तो थोड़ा, एल्यूमिनियम का ही थोड़ा सा कम है, जबकि कम होना चाहिए गैलियम। एक्सेप्शन वहां दिखेगा जहां जहां एटॉमिक रेडियस का एक्सेप्शन। अगर मैं इसका पूरा ऑर्डर लिखूं, बोरॉन, देखो पूरा ऑर्डर देखो, बोरॉन जो है सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है टीएल, फिर होता है गैलियम, फिर होता है एल्यूमिनियम, और फिर होता है इंडियम। ये ऑर्डर है हमेशा। तो गैलियम और इंडियम के कारण पूरा बर्बाद है, कोई रूल्स फॉलो होता नहीं देखा। इसको लिख लो। जब जब एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड गड़बड़ होगा, कब कब होगा? जब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, कब कब होगा? जब 3D इन्वॉल्व होगा, कब कब होगा? जब F इन्वॉल्व होगा, तब तब रूल टूटेगा। जैसे ये एक एग्जांपल। वैसे ही जब तुम कार्बन वाले ग्रुप में आते हो, तो कार्बन का ऊपर से नीचे देखो, ऊपर से नीचे, हाँ ग्रुप 13 है, बिल्कुल सही कह रहे हो सिद्धार्थ, ग्रुप 13। मैं फिर बोल रहा हूँ, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड जब गड़बड़ होगा तो ये भी गड़बड़ होगा। अक्सर क्या होता है कि लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है ना, उसमें कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि तो उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, या डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, या एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो उनमें एक्सपेंशन होने के बजाय कॉन्ट्रैक्शन होता है। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड वहां पे गड़बड़ होता है। जब जब एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड वहां पे गड़बड़ होगा, तो वही गड़बड़ी आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में भी होगी। ठीक है, तो लेट्स ट्राई। यहाँ पे कार्बन वाली फैमिली में देखो, यहां तक देखो सही जा रहा है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा देखो, पीवी पहले आ जाएगा, एसएन बाद में। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक एक्सेप्शन, ये डी ब्लॉक ए ब्लॉक एलिमेंट के आने के कारण एटॉमिक रेडियस की गड़बड़ी है, आयोनाइजेशन एनर्जी में भी पंगा होगा। डी ब्लॉक में मैंने तुमको अलग से सिखाया था एक बात, उसको बोलना नहीं है। उसमें तुम लोगों को मैंने सिखाया था 4D 3D और 5D में गड़बड़ होती, तो वो पैटर्न यहाँ उल्टा चला जाएगा। तो थोड़ा सा गड़बड़ है, 4D का 3D और फिर 5D, ये डी ब्लॉक के लिए चलता है। ठीक है, अरे बोलोगे? हाँ सर। ये सब मैंने आयनाइजेशन एटॉमिक रेडियस में पढ़ाया है, मैं सिर्फ उस ट्रेंड को उल्टा कर रहा हूँ।
क्योंकि ये ट्रेन उसका उल्टा है तो यहाँ भी उल्टा हो। सिर्फ इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता नहीं, बाकी सब में होगा। जनरली जितने भी 4D के एलिमेंट्स हैं उनका 3D से कम होगा, 3D का 5D से कम होगा। का रीजन है कि इस पैटर्न का ठीक उल्टा पैटर्न एटॉमिक रेडियस में मैंने तुमको बताया। जो पैटर्न एटॉमिक रेडियस का होगा उल्टा आयोनाइजेशन एनर्जी का होगा। अब तुमको एटॉमिक रेडियस के सारे पैटर्न ध्यान रखने पड़ेंगे तभी तुम ये समझ पाओ। लास्ट वाले केस में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता ना? नहीं लगता, इसीलिए यहाँ पे पैटर्न भी वैसे ही जैसे नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो ये रूल जो है ऊपर वाला रूल यहाँ फॉलो नहीं, इसको मैं एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन कह सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये जो रूल है इसको फॉलो होना चाहिए, इसका एक्सेप्शन। रीजन क्लियर है, बता चुका हूँ। तो सबको पहला फैक्टर क्लियर हुआ, एटॉमिक रेडियस। जो ऑर्डर एटॉमिक रेडियस का होगा, जो मेहनत हमने एटॉमिक रेडियस पे किया है, जहां जहां गड़बड़ हुआ है उसके चक्कर में आयोनाइजेशन एनर्जी में भी गड़बड़ी आएगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी में उल्टा रिलेशन। ठीक, आगे बढ़ूं? अरे बोलो। ये मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए रूल बताया है, ये वाला किसके लिए बताया है बोलो। लेकिन इसका मजा तुम तब ले पाओगे जब पीरियोडिक टेबल तुम लर्न करोगे, तुमको पता होगा कि किसके नीचे कौन होता है। तुमको अगर पीरियोडिक टेबल याद नहीं तुम्हारे लिए सब बेकार है, क्योंकि फिर भी एग्जाम में तुम समझ नहीं पाओगे कहाँ पे कौन सा लगाना है। तो फर्स्ट लर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल अगर लर्न है तो आधा से ज्यादा काम हो जाएगा। इज दैट ओके? अरे बोलो यार, समझे कि नहीं? अबे बोल क्यों नहीं रहे हो? समझे सर? Yes, sir. हाँ, Yes. तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आसमान से नहीं उतरेगा। ठीक है भाई, लिखो फैक्टर नंबर 2। एक हो गया था, दूसरा लिखो। देखो दूसरा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ कैसा रिलेशन बनाएगा, क्या कहते हैं? कॉमन सेंस है, क्या लग रहा है तुम लोगों को? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा बोलो भाई? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ना मुश्किल होगा, यानी कि ये दोनों डायरेक्टली नहीं प्रोपोर्शनल होंगे। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ ENC। अगर हम देखें तो नो डाउट जो आयोनाइजेशन एनर्जी है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देख लो, तो हमेशा ध्यान रखेंगे इसको। इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। जैसे देखो इस केस में जब ऐसे बढ़ रहे हो, हाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ पे प्लस साइन बढ़ रहा है। प्लस साइन बढ़ने से क्या होता है बोलो? चार्ज बढ़ता है। चार्ज बढ़ता है। चार्ज बढ़ने से क्या होता है? न्यूक्लियर पावर बढ़ती है। न्यूक्लियर चार्ज।
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहा है। तो ये तो एटॉमिक बोल ही साइज। सकते हैं, हाँ तो ये तो बोल ही सकते हैं ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे होने से सिग्मा घटेगा, और सिग्मा घटने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा। लेकिन हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा भाइयों, बढ़ेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। जनता को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो। सर तो एरो किधर पॉइंट करेंगे? क्या क्या? एरो राइट साइड पॉइंट करेंगे ना? हमारे राइट साइड ही पॉइंट किया ना। जब तुम पीवी से PV4 प्लस जाते हो तो एटॉमिक रेडियस नीचे हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज। सिग्मा घट रहा है, इसका मतलब डिक्रीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसका मतलब डिक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऊपर जा रहा है, मतलब इंक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज, है ना? हाँ सर। हाँ, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। अब लिखो तीसरा। नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है, बस मुझे बताते रहना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तीसरा है शील्डिंग। क्या लग रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी और शील्डिंग इफेक्ट में कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्ट। शील्डिंग क्या होता है? सोचो सोचो, शील्डिंग क्या होता है? शील्डिंग से होता है रिपल्सन। रिपल्सन से क्या होता है? रिपल्सन से इलेक्ट्रॉन दूर हो जाए, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, घटेगा। तो शील्डिंग से अपने को याद रखना है एक एक बात, उसमें याद रखेंगे जो शील्डिंग है उससे रिपल्सन बढ़ता है। रिपल्सन से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जब दूर होंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, और जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो न्यूक्लियर चार्ज, सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो डायरेक्टली रिलेशन देखे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो, जो हमको याद रखना है। लिखते चलो। ठीक, एग्जाम्पल ले लो। जैसे तुम नाइट्रोजन N2 माइनस और N3 माइनस, जब तुम यहां से यहां जाते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, बोलो, तो शील्डिंग क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बोलो? शील्डिंग बढ़ेगा घटेगा? इंक्रीज। इंक्रीज, वेरी गुड, सब लोग नहीं बोल पा रहे। और इन दैट केस जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगा? डिक्रीज। यस, यानी शील्डिंग के साथ हमारा कनेक्शन उल्टा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी का कनेक्शन सीधा है। बस इतनी सी बात है, इतना कैसे। डन। अरे सर समझे एक ही नहीं में सब? क्या 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 फिर से बोलो। सर एक ही में लिख रहा हूँ। अच्छा लिख ले यार, ऐसा क्या, तुम आराम से लिखो। अरे दिवाली कब है भाई, कब है दिवाली?
5th किसको पता November. है? अच्छा 6 नवंबर को दिवाली, ओके 6 नवंबर, ओके। सर हमारा दिवाली का वेकेशन कितने दिन का होगा? तुम कितने दिन का चाहते हो? अबे ऑनलाइन में क्या ऑनलाइन में क्या वेकेशन है? घर पे ही हो तो किस बात का वेकेशन? हाँ अगर ऑफलाइन हो गया तो तुम्हें वेकेशन की जरूरत पड़ेगी, मिलना चाहिए मुझे लगता है 1 वीक। 1 वीक ठीक है? दिखाओ ना सर, लास्ट लाइन बाकी है। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 वीक ठीक है? हाँ हाँ सर, सर, 1 वीक चलेगा. हाँ ठीक है, चलो एक वीक दिलवा देंगे। खुश? चलो दिवाली की छुट्टी बच्चों को दी जाएगी पूरे 1 वीक। चलो डन। अब हम बढ़ेंगे आगे, सबको शील्डिंग क्लियर हो गया। अब लिखेंगे नया पॉइंट। कितना था? 4th था 3rd था? तो चलो लिखो 4th, लिखो जल्दी लिखो बस। 4th लिखो, पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिट, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना याद है। पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल अब हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है सबको? अब देखो इसमें तुम लोगों में से कितने लोग पेनिट्रेशन पावर समझते हो? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हुए, याद करो जल्दी बताओ। देखो पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है सब सेल्स में न्यूक्लियर चार्ज किसके ऊपर सबसे ज्यादा है? पता है सबको? देख लो, न्यूक्लियर चार्ज किसके ऊपर सबसे ज्यादा होगा? सब सेल्स मतलब एसपीडीएफ। अब तुम लोग मुझे सोच के बताओ, ये जो अपना एसपीडीएफ है उसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज किसके ऊपर होता है? कौन बताएगा? अरे कोई तो बताएगा। देखो एस न्यूक्लियस के हमेशा पास होगा, तो उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। एफ सबसे दूर होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? सबसे कम होगा। तो पेनिट्रेशन पावर का ये ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर एस में होता है, फिर पी में होता है, फिर डी में होता है, फिर एफ में। तो जिसके ऊपर पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा इट मीन्स उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। Sir, हम्म sir, penetration power और nuclear charge, they are one and the same thing. Yeah, you can call it similar thing. लिख लो, it means nuclear attraction is maximum. Nuclear attraction is maximum for this substance. And then for लिखते चलो भाई। सो यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर का बेसिक मतलब वही है कि जब तुम इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो तुमको सबसे ज्यादा दिक्कत किससे होगी? अगर सिमिलर कंडीशन, आंसर है कि एस से निकालना मुश्किल होगा। अब बेसिकली सोचो ना, जो न्यूक्लियस के पास होगा वहां तक पहुंचना मुश्किल है, जो न्यूक्लियस के दूर है वहां पहुंचना क्या है बोलो? आसान, कॉम्परेटिवली। सो पेनिट्रेशन पावर का तुम्हारे लेवल पे ये मतलब ठीक है काफी कि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान कहाँ है, मुश्किल कहाँ है? एस के केस में बहुत मुश्किल, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है। एफ में आसान है क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है। अब जितना न्यूक्लियस के पास जाएंगे वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए उतना
मुश्किल होगा। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है बंधु? गुड, क्लियर होना इम्पोर्टेंट। पढ़ते हैं आगे। इसका एक एग्जांपल देता हूँ जिससे तुम सीखते भी चलोगे साथ साथ, और एक एक्सेप्शन भी टाइप आ गया। जैसे जब तुम बेरिलियम और बोरॉन का एग्जांपल ध्यान से देखो। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब लोग बताओ कितना होगा? 1s2, बोलो बे। 2s2। और अरे भाई मैंने बोला बोरॉन लिखा ब्रो, क्या होगा? अब बोरॉन का लिखो, कैसे लिखो? देखो दोनों ना सेम सेल में है ना, सेकेंड सेल, लेकिन एक का आखिरी इलेक्ट्रॉन s में और दूसरे का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाइयों? P। अभी नया नया क्या सीखा हमने? कहाँ से निकालना मुश्किल है? S। हालांकि मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, जब भी तुम आयनाइजेशन एनर्जी निकालना तो सबसे पहले तुम ये सोचना, सबसे पहले तुमको क्या सोचना चाहिए वो मतलब, आयनाइजेशन एनर्जी निकालते वक्त सबसे पहले तुमको ये सोचना चाहिए, सबसे पहले हमेशा ये सोचो कि एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या है। अगर एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर तुम्हारा क्लियर है तभी तुम कोई नए फैक्टर के बारे में सोचना। कोई भी नया फैक्टर, जब तक एटॉमिक रेडियस की बात क्लियर नहीं हो तब तक तुम किसी नए फैक्टर के बारे में बात ही मत कर। समझ रहे हो? अब यहाँ पे क्या है कि बोरॉन और बेरिलियम दोनों आसपास, बेरिलियम लेफ्ट में है, उसके राइट में बोरॉन है। सही बात है, बोलो हाँ है ना? Yes sir। तो ऐसे भी उनका एटॉमिक रेडियस कंपेरेबल है, एकदम आसपास। अब वहां पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर लगा के गड़बड़ हो सकती है, बट ऐसा नहीं होगा कि कोई पीरियोडिक टेबल में बहुत दूर दूर है और वहां पे हम पेनिट्रेशन पावर की बात करें। तो कई बार ना पेनिट्रेशन पावर की बात तो हम करेंगे बट इसको जनरल प्रैक्टिस में नहीं ले पाएंगे। इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि एटॉमिक रेडियस अगर कंपेरेबल है तभी हम ऐसी कोई बात बोल पाएंगे। अगर एटॉमिक रेडियस कंपेरेबल ही नहीं है इस तरह के डिस्कशन का फिर कोई मतलब नहीं है। क्लैरिटी आ रही है? सो यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने लिया वो है बेरिलियम और बोरॉन, दोनों एकदम आसपास है, एटॉमिक रेडियस कंपेरेबल है, तो ये वाला फैक्टर यहाँ पे बैठ रहा है तो हम बात कर पा रहे हैं। तो बात ये है भाई कि बिकॉज ये बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे जो रिमूवल है वो s से और यहाँ पे जो रिमूवल है वो p से। ठीक है, तो यहाँ से निकालना आसान है, यहाँ से निकालना यहाँ से निकालना मुश्किल है, यहाँ से निकालना आसान है। तो भले ही यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि बेरिलियम लेफ्ट में है, बोरॉन राइट में है, आप बोल सकते हो ऐसा कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, बट यहाँ लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी नहीं, घटेगी। सो एक्सपेक्टेड क्या था बताओ? एक्सपेक्टेड ये था कि लेफ्ट टू राइट बढ़ती हो तो बेरिलियम का कम होना चाहिए बोरॉन से, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन आंसर क्या है? जब तुम एक्सपेरिमेंटल देखते हो तो क्या आता है? यहाँ तुमको दिखेगा कि बेरिलियम का ही बोरॉन से क्या है ज्यादा, और इसका रीजन है पेनिट्रेशन पावर, जो एस की ज्यादा है। तो अपने को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है, हमको लॉजिक भी चाहिए और वो एग्जांपल भी चाहिए जो हमारी बात को एक्सप्लेन करे। तो कोई पूछेगा कि बेरिलियम लेफ्ट में होता है, बोरॉन राइट में होता है, तो एक्सपेक्टेड तो उस हिसाब से जो करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए वो तो ये होना चाहिए कि बेरिलियम का छोटा होगा, बोरॉन का ज्यादा होगा। बट सच में उल्टा क्यों होता है? उसका जवाब है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बेरिलियम में s से निकाला जाए, बोरॉन में p से निकाला जाए, और दोनों का एटॉमिक रेडियस कंपैरेबल, तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि बोरॉन से निकालना कॉम्पैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू s। क्लैरिटी आ रही है पब्लिक को?
Yes, sir. अब 2-4 और एग्जांपल है भाई जो हमको फटाफट देखने की जरूरत है। आइए देखते हैं। देखो भाई, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक, लॉजिक और कहाँ लॉजिक लगाना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में ना लॉजिक जनरल नहीं होते, एक जगह लगता है एक जगह नहीं लगता। लाइफ भी ऐसी है और इनऑर्गेनिक भी हमारा वैसा ही है, कोई लॉजिक जनरल नहीं होता। जानते हो ना, हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है। एक रूल होता है, क्या रूल सबके लिए फॉलो करते हैं? टोल से गुजरे हो कभी? टोल प्लाजा जाते हो ना, देखते हो क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर कोई नेता की कोई गाड़ी जा रही है, कोई पॉलिटिशियन की गाड़ी है, देखते हो उससे कोई टोल नहीं लेता, लेता है कोई? लेकिन मैं तुम कॉमन लोग जाएंगे तो टोल देना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो भाइयों, इसका ये मतलब हुआ कि रूल्स भी होते हैं, बट हर रूल ब्रेक होता है और इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। वैसे ही रूल होते हैं, अ रूल वेरीज विद एलिमेंट टू एलिमेंट। सो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ। हम जो चीजें अपनी लाइफ में देखते हैं वो सब केमिस्ट्री हमें दिखाता है, सब सिखाता है कि देखो ऐसे तुम लाइफ में करते हो, यहाँ भी करो। इसीलिए कहते हैं कि दो लोगों की केमिस्ट्री अच्छी या बुरी है। कभी सुने हो किसी ने कहा हो मैथ्स अच्छी है दो लोगों की, हिस्ट्री सिविक्स जियोग्राफी अच्छी है, बायो अच्छी है? कभी कोई बोलता है? हमेशा क्या कहते हैं बताओ? केमिस्ट्री Chemistry. अच्छी है, केमिस्ट्री बुरी है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री इज द ओनली सब्जेक्ट जो इतना रिजेंबल करता है लाइफ के साथ। अरे आप समझे तुम लोग क्यों बोलते हैं केमिस्ट्री दो लोगों की अच्छी बुरी? हाँ सर, समझ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि यहाँ भी ऐसे ही रूल बनते हैं और रूल टूटते हैं, ये लॉजिक है। चलो कोई बात नहीं, आओ एक दो और केस देख लेते हैं। अब देखो, अब तुम्हारे मन में होगा कि सर बेरिलियम और बोरॉन में उल्टा हुआ, तो उसके नीचे वाले में भी उल्टा होना चाहिए ना? तो मैं कहूंगा होगा उल्टा, लेकिन लॉजिक देख लो। देखो ये उल्टा मैग्नीशियम में भी हुआ, तो मैग्नीशियम का भी एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा, क्योंकि बेरिलियम के ठीक नीचे मैग्नीशियम होता है और बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम। तो जो लॉजिक वहां था वही लॉजिक यहाँ लगेगा, और इसी लॉजिक के थ्रू कैल्शियम का भी गैलियम से ज्यादा। तो देखो कहाँ कहाँ लॉजिक चल रहा है, बेरिलियम, बोरॉन, देखो 3 तक ये लॉजिक चलेगा, बट इसे पूरे में मत लगाना, इसके नीचे नहीं चलेगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस का गैप इतना बड़ा होगा। इसके नीचे से नहीं चलेगा, मतलब स्ट्रॉन्सियम, इसके नीचे कौन है भाई? स्ट्रॉन्सियम, और इधर इंडियम। इन दोनों का एटॉमिक रेडियस का गैप इतना बड़ा होता है कि ये वाला फैक्टर छोटा पड़ जाता है, वहां पे ये नहीं चलता। इसलिए लॉजिक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि लॉजिक कहाँ कहाँ लगता है। लर्न करते चलेंगे हम लोग, सर लॉजिक तो है बट ये लॉजिक जनरल नहीं बनेगा, ऊपर से 3 तक ही चलेगा, 3 ग्रुप में, पीरियड्स में, बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, वोलियम, कैल्शियम, गैलियम। इसको हम जनरल नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्सियम और इंडियम में नहीं होगा, लिख लो। सो लॉजिक भी और कहाँ होता है वो भी, दोनों अपने को याद रखिए। अरे याद हुआ कि नहीं हुआ? लर्न करते चलना है भाइयों, लॉजिक भी और एग्जाम्पल भी, कि यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे नहीं लग रहा है। चलो ठीक है। Sir, हाँ बोलो बोलो प्लीज। sir, rule break सिर्फ इतने में ही होता है, लाइक इसके नीचे या और कहीं दूसरी जगह पे? नहीं, और कहीं नहीं, जहां होगा वही लिख रहा हूँ, यही नीचे होता है बस, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस कॉम्पेरेबल है। बाकी जगह एटॉमिक रेडियस का गैप बढ़ जाता है तो एटॉमिक रेडियस वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, तो वहां पे हम पुराने तरीके से चलेंगे, टू ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट घट रहा है। ठीक है, Yes. मैं जो जो एक्सेप्शन बता रहा हूँ सर बस वही एक्सेप्शन है, अपने मन से एक्सेप्शन नहीं बनाना। हाँ बोलो। सर मतलब इसमें 3 ही एक्सेप्शन है। इस टाइप के 3 ही एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन तो ऊपर भी था ना जो भी हमने देखा, ये वाले लॉजिक यस के सर। एक्सेप्शन 3 ही, मतलब पेनिट्रेशन वाले टॉपिक से 3 ही एक्सेप्शन। ठीक, और भी एक्सेप्शन होंगे यस सर। बट उसके लॉजिक अलग होंगे। पेनिट्रेशन वाला जो लॉजिक है उससे वी हैव ओनली 3। ठीक, यस सर। गुड, बढ़ते हैं आगे।
तुम लोग को सुबह वाली क्लास अच्छी लगती है कि 3:30 वाली? मतलब 3:30 वाली टाइमिंग सीखने के लिए ज्यादा बढ़िया है कि सुबह वाली है? 3:30। क्यों? क्योंकि नींद पूरी हो जाती है तुम्हारी? ये तो Yes, गलत sir. बात है यार। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा। सुबह वाली क्लास के अंदर डालो, बच्चों को हमेशा जल्दी उठना चाहिए, समझे? सुबह जल्दी सोया करो, बेनिफिट अलग अलग है। जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो अगर बहुत लंबा सीखना है तो। क्योंकि सारे एग्जाम कब होते हैं बताओ? दिन में होते हैं कि रात में होते हैं? बोलो। दिन में होते हैं। दिन में। अगर तुम राक्षसों की तरह रात में जगते रहे तो सारी आदतें कैसी हो जाएंगी? रात वाली। सारे काम कब करोगे? रात में। पढ़ाई कब करोगे? रात में। अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कब करोगे? रात में। साले सारे एग्जाम दिन में होते हैं, तो क्या करोगे एग्जाम के दिन? अच्छी आदतें क्यों सीखते हैं हम लोग? क्योंकि किसी स्पेशल डे उसका फायदा होता है। अब बुरी आदतें क्यों नहीं सीखना चाहिए? जब जिस दिन नीड होती है उस दिन धोखा दे जाता है। इसलिए हम लोग को क्या आदत अपनानी चाहिए? जल्दी उठने की और जल्दी सोने की। 4 बजे जल्दी उठ जाओ यार, जल्दी उठ के पढ़ो। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि डिस्कशन को फिलहाल हमें आगे लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक पार्ट बताया, अभी अगला पार्ट बाकी। अगला पार्ट लिखिए, फिफ्थ पार्ट। एक्सेप्शन वहां से भी आएंगे, एक एक करके लिखिए। फिफ्थ एक और फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन, उससे भी थोड़ा फर्क है। सब लोग लिखो। लिखो जल्दी जल्दी। अब तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज्ञान का पता होना चाहिए, कितना ज्ञान है इसका वो अब पता चाहिए। लिखो, फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हो? यस सर। एंड हाफ फिल्ड? हाँ सर। तो लिखो, फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, देखो, full filled electronic configurations are more stable, are more stable are more stable अब जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा बताओ? जो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? मुश्किल, क्योंकि वो स्टेबल है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल तो होगा, नो डाउट। अगर वो अनस्टेबल होता तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता? Easy आसान। तो अपने को ध्यान रखना है, जो भी फुलफिल्ड होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, जो स्टेबल है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं, उनको डिस्टर्ब करोगे तो एनर्जी लेवल भी उसी हिसाब से होगा। तो जरा इस बात को ध्यान देते हैं। तो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फील्ड का भी थोड़ा सा ध्यान दें। अब देखो, इसका बड़ा एग्जांपल ये है, जितने भी इनर्ट एलिमेंट्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि वो सब कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, लेकिन तुम सबको याद होगा कि इन पी, सुनना ध्यान से, इन पी डी एंड एफ सबसेल
इन पी डी एंड एच सबसे और बाय चांस बताना मुझे, हाफ फील्ड भी क्या होते हैं बोलोगे? पढ़ाया होगा सर ने, हाफ फील्ड भी बहुत स्टेबल होते हैं, सबको ध्यान होगा। तो दो लोग स्टेबल होते हैं, या तो पूरा फील्ड हो या तो हाफ फील्ड हो। जैसे डी में स्टैंडर्ड क्या है मैं लिख देता हूँ सबके लिए, सबको याद हो जाएगा। जैसे P3 बहुत स्टेबल है, और कौन स्टेबल है बताओ? D5। 5 और कौन स्टेबल है? F7। F7 सब क्या होते हैं? वेरी स्टेबल। सबको याद है ना? तो जब इनका कंपैरिजन तुम किसी ऐसे से करोगे जिनके पास एक हाफ फील्ड है, दो एक फुल फील्ड है, ऐसे आधा अधूरा, उसके रिस्पेक्ट में तुमको इनको क्या मानना पड़ेगा? स्टेबल मानना। तो कुछ गड़बड़ यहाँ से भी पकड़ते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इससे तुम लोग को ये पूरा फैक्टर ही क्लियर हो जाएगा। वो लिख लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जितने भी बहुत सारे एग्जांपल हैं उसके थ्रू हम इस बात को जा सकते हैं और समझ सकते हैं, बट नाइट्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू समझना आसान है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन सब लोग क्या होता है? 1s2 2s2 बोलो भे इसका अगर तुम ये बनाओगे तो कैसा होगा? अच्छा, ये 2p3 होते हैं, 1 1 1, इसको बोलते हैं हाफ फील्ड। और ये 2p4 होता है, ये हाफ फील्ड नहीं है। ये कैसा है देखो, इसमें रूल्स ब्रेक हो रहे हैं। अरे हो रहा है ना ऐसा? हाँ सर, हाँ हाँ। तो ये जो है ये मोर स्टेबल, ये जो है ये लेस स्टेबल। तो इसी लॉजिक से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाएगा, किससे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जबकि लॉजिकली ऑक्सीजन तो राइट में होता है और नाइट्रोजन लेफ्ट में होता है, तो ज्यादा किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन का। बट ज्यादा किसका हो रहा है? नाइट्रोजन। बस यही पकड़ना था, पकड़ लिया। जल्दी देखो, किसी को डाउट हो बोलेगा। फटाफट। अब कुछ लोग मुझसे फटाफट पूछेंगे कि सर उस ग्रुप में सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्सीजन में होगा क्या? जवाब मेरा फिर से तैयार है। जो नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, तो ये उनके साथ भी होगा। उसके बाद मुझसे पूछोगे और नीचे, हाँ सही बात है, आर्सेनिक में भी होगा। लेकिन बस इतना ही, उसके नीचे रूल्स फॉलो नहीं हो। सर ऐसी है कि ऐसी? सेलेनियम होता है ना ऐसी, उसके नीचे रूल फॉलो नहीं। अगर याद किए होते तो तुम समझ जाते मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गौर से देखो रूल्स कहाँ तक फॉलो हो रहे हैं। रूल जो फॉलो हो रहे हैं वो यहाँ तक हो रहे हैं, और रूल फॉलो कहाँ नहीं हो रहे देखो, उसके नीचे रूल फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, चेक करो, यहाँ पे रूल फॉलो नहीं, यहाँ तक रूल फॉलो हो रहे। रट लो इसको जल्दी। सो जैसा कि इससे पहले हुआ था वही एग्जैक्टली अभी हो रहा है। रूल्स फॉलो हो रहे हैं बट फॉलो हो रहा है। तो आपने मोर देन डाली है ना? जोर से बोलो क्या? सर थर्ड वाले में आपने मोर देन की साइन एसबी के डाली है, तो वहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा। आई एम सॉरी। ओके ठीक है। यस सर। हाँ, तो अपने को याद रखना है लॉजिक भी, और ये भी याद रखना है कि कहाँ तक रूल फॉलो हो रहा है। ओके, ओके डन। बैठते हैं नेक्स्ट।
तो आसान है, इसको हम अपने तरीके से समझ सकते हैं, कर सकते हैं, बट तुम देख पा रहे हो कि सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्या है। ये जानना भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि वो कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ फॉलो हो रहा है। आप इसको बोल के नहीं निकल सकते कि अरे भाई कॉन्सेप्ट है यहाँ तो ये हर जगह लगा दे, नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि कॉन्सेप्ट किस केस में लग रहा है और किस केस में नहीं लग रहा है। क्लियर हो रहा है? अब मैं कुछ और आयोनाइजेशन एनर्जी की बातें बता दूंगा। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि नीचे क्यों नहीं लग रहा है, तो जवाब क्या है, कुछ और फैक्टर इसके ऊपर आ रहे होंगे जो इसको डोमिनेट कर जा रहे हो। जैसे यहाँ पे फैक्टर जो होता है वो होता है जेड इफेक्टिव इज मोर डोमिनेट। यहाँ पे जेड इफेक्टिव वाला जो फैक्टर है वो ज्यादा है, तो ये रूल फॉलो नहीं करते। डन। बहुत आराम से समझ सकते हो, बहुत आराम से देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नॉर्मली ऊपर के 3 में ही रूल्स फॉलो होते हैं, मतलब जो एक्सेप्शन है वो फॉलो, बाकी गड़बड़ा जाता है। ठीक, ओके। अब चलो बढ़ते हैं आगे। अब कुछ पैटर्न, कुछ ट्रेंड देखेंगे। तो अब मैं कुछ पैटर्न बताने वाला हूँ IE1 के बारे में। अब तुम मुझसे कह सकते हो सर आप अलग से IE1 क्यों कर रहे हैं, वो भी तुम अपने आप समझ जाओगे कि IE1 और IE2 का बहुत बड़ा फर्क है। तो IE1 का जो ऑर्डर बना वो हमारा कॉमन ऑर्डर है, यानी लेफ्ट में है लिथियम, ठीक है, लेफ्ट में लिथियम। लिथियम का IE1 सबसे ज्यादा होगा अपने पीरियड में, क्योंकि रूल फॉलो करेगा। तो लिथियम का बड़ा होगा बोरॉन से। लिखिए चलो, लिथियम का, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटा होगा बोरॉन से। बोरॉन का छोटा होगा बेरिलियम से। जानते हो यहाँ पे एक्सेप्शन था। बेरिलियम के बाद कौन आएगा, कार्बन। कार्बन के बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे रूल फेल हुआ था। फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन। नियॉन की ज्यादा होगी क्योंकि वो इनर्ट एलिमेंट है, उसका सारे ऑर्बिटल फुल है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना, कोई भी इनर्ट एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ओके डन। अब जरा सोचो, तुमने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, है ना? अब जब तुम एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो तुम्हारे पास कौन आया, ये तुमको मिल गया Li+, ये तुमको मिल गया B+, ये तुमको मिल गया Be+, ये मिल गया तुमको कार्बन प्लस, ये मिल गया ऑक्सीजन प्लस, ये मिल गया नाइट्रोजन प्लस, ये मिल गया F+, ये मिल गया Na+। अब Li+ का मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, रेडियस उसकी छोटी है। बोरॉन प्लस का मतलब, अब Li+ जो है वो हाइड्रोजन टाइप हो गया, और बोरॉन जो है, बोरॉन प्लस, वो Li+ टाइप, Li टाइप हो गया। इस तरह से थोड़ा सा पैटर्न बदला है। तो अगर यहाँ पे चेक करोगे तो ये जो ऑर्डर ऊपर तुमने देखा, ये वाला ऑर्डर, ये IE1 का। अब मैं तुम्हारे लिए IE2 का ऑर्डर ड्रॉ करता हूँ, जहां तुम सिमिलर दिमाग लगा सकते हो, बट थोड़ा सोच के। जैसे तुम ऑक्सीजन नाइट्रोजन में जाओ, अभी पहले जो O था वो अब O+ है, और O+ जो है वो नाइट्रोजन जैसा है। बोलो हाँ या ना, ध्यान दो। पहले जो O था अब वो O+ है, करेक्ट, बोलो। हाँ सर। और अब जो O+ है वो नाइट्रोजन जैसा है, क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे, एक तो लॉस कर चुका है बाहर। तो अब हमारा O+ N जैसा है, और जो N+ है वो कार्बन जैसा है, जो F+ है वो ऑक्सीजन जैसा है, और Ne+ जो है वो फ्लोरीन जैसा है, क्योंकि सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है। तो अब अगर तुम IE2 का ऑर्डर लिखोगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा। देखो कैसे, इस बार IE2 का ऑर्डर अगर लिखोगे तो ऑर्डर होगा उल्टा सा जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। तो I2 का अगर ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर कुछ सर I1 एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। I1 तो कॉमन ही है, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है,
और 2 जगह एक्सेप्शन है, देखो जरा याद कर लो एक बार। 2 जगह एक्सेप्शन है, कहाँ एक्सेप्शन है? यहाँ एक्सेप्शन। और कहाँ एक्सेप्शन है? हाँ, और तो कहीं एक्सेप्शन है नहीं? बोलो। Yes, sir. 2 ही जगह एक्सेप्शन था ना बस। नॉर्मली लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, बढ़ रहा है, 2 जगह एक्सेप्शन है, और उसमें कुछ है नहीं ना। मजा है सेकंड में, क्योंकि सेकंड में जो पहले वो था अब वो नहीं। चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के देख लो। अभी जो Li+ है वो हाइड्रोजन जैसा है, जो B+ है वो बेरिलियम जैसा है, तो पूरा बदल गया। अब ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट लिख लो। अब यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो कुछ ऐसा होगा, बी सबसे कम, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, देखो चेंज बदल रहा है थोड़ा सा, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नियॉन, और फिर सबसे बाहर लिथियम, क्योंकि अब लिथियम साला हो गया हीलियम जैसा। और यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ जो तुम्हारे हमेशा काम है। क्या नोट लिख लो? पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसका होता है आयोनाइजेशन? गेस, एनी गेसेस? हीलियम। बहुत बढ़िया, हीलियम हैज हाईएस्ट, एंड यू कैन सी कि लिथियम जो है Li+ एक्चुअली हीलियम बन चुका है। तो हीलियम हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियोडिक टेबल। सर मतलब हीलियम में से सबसे ज्यादा मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन्स निकालने को। यस, सबसे मुश्किल 1s2 होता है ना। एक तो S में होता है, पहले सेल में होता है, तो न्यूक्लियस के सबसे पास है, उसमें भी S में है, S और भी न्यूक्लियस के पास होता है, सबसे मुश्किल होता है। और हीलियम इनर्ट भी है, स्टेबल भी है, उससे तुम इलेक्ट्रॉन मांगोगे तो तुम, जोर से बोलो। सर सबसे लोएस्ट किसके पास है? जैसे हाईएस्ट हीलियम है तो लोएस्ट कौन सा हुआ? गेस करो। अपने पीरियोडिक टेबल में रूल क्या है? लेफ्ट टू सीजियम। राइट, लेफ्ट टू राइट क्या होता है? बढ़ता है। टॉप टू बॉटम क्या होता है? घटता है। तो सबसे लेफ्ट में जो सबसे नीचे होगा कौन है वो? तो सीजियम। हाँ सर सीजियम। यस, बस तुम खुद भी बता सकते हो, स्मार्ट हो तुम यार। सबसे तो लेफ्ट में, हाँ होगा ना, सबसे नीचे और सबसे लेफ्ट में। यस, तो आंसर है सीजियम है स्लोएस्ट। सर हाँ बोलो। सर आपने जो ऊपर IE2 लिखा ना, वो मतलब कैसे लिखा वो बताइए ना। ऐसे लिखा डियर कि मैंने I2 लिखा ये, बट समझा ये। अब दोस्तों Li+ क्या हो गया? हीलियम बन चुका है, देखो जरा ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो तो समझ में आए। अभी जो Li+ यहाँ लिखा गया है, Li+ एक्चुअली में क्या है बताओ? सर उसका इलेक्ट्रॉन कम हुआ, वो हीलियम ही जैसा हो गया। बिल्कुल हीलियम है, सब वही बोल रहा हूँ। पहले जो Li+ था, अब वो एक्चुअली हीलियम है ना। और जो B+ है, तो जरा दिमाग लगाओ, जो B+ है वो एक्चुअली बेरिलियम, और जो B+ है वो लिथियम, और जो C+ है वो बोरॉन है, जो O+ है वो नाइट्रोजन है। बोलो भाई। नाइट्रोजन हाँ। और जो N+ है वो कार्बन है, जो H+ है वो ऑक्सीजन है, और जो Ne+ है वो क्लोरीन है। अरे अब तो समझो मेरे भाई। मैं समझ गया। अब मैंने इसको बिठा लो तो तुमको यही आंसर मिलेगा। अरे किसका डाउट था ये? यस सर। हाँ, चलो दिमाग लगा लेना यार। देखो ये सब चीजें ना तुम्हारा खुद का भी है, तुम्हें खुद भी बैठ के इस पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ मेरे अकेले के काम करने से शायद ना हो, तुम्हारी लड़ाई भी है यहाँ।
मैं टीचर का काम, तुम लोगों को पता है क्या होता है? टीचर का काम क्या होता है मालूम है? तुम्हारे सफलता में टीचर का रोल क्या है? टीचर कोच की तरह होता है। कोच समझते हो? जैसे कोई क्रिकेट मैच है, एक टीम है, उसके कोच होते हैं ना, वैसे ही हम लोग कोच। हम तुम्हें जोश दिला सकते हैं, इंटरेस्ट दिला सकते हैं। टीचर का रोल इंटरेस्ट दिलाना है, रास्ता दिखा सकते हैं। ये सारी लड़ाई तुम्हारी ही है, और वो लड़ाई तुम तभी जीतोगे जब तुम इंटरेस्ट ले लेके पढ़ोगे। जैसे खाना खाते हैं ना स्वाद ले लेके, वैसे पढ़ाई जो है इंटरेस्ट लेके होना चाहिए। ये नहीं कि दाल चावल आया पूरा खा के फटाफट, तो चलो पेट भरना है। नॉलेज भी वैसे ही है। नॉलेज एग्जामिनेशन पास करने के लिए नहीं ली जाती। अगर तुम इंटरेस्ट ले लेके आराम से धीरे धीरे सीख सीख के करोगे, वो तुमको लंबा याद रहेगा। और पागल टाइप ऐसे बिना सोचे समझे कुछ भी लिखोगे तो दिक्कत है। इसलिए इंटरेस्ट ले लेके पढ़ो कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या यार, गजब। कैसे हम लोग अपनी लाइफ में कोई गॉसिप सुनते हैं तो कितना ध्यान से सुनते हैं, अच्छा ये हो गया क्या। वैसे ही उतना ही इंटरेस्ट लेके अगर हम पढ़ाई शुरू कर दें तो लाइफ एकदम पलट जाएगी। तो पढ़ाई को इग्नोर ना करें, उसको अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दो। गॉसिप टाइप इंटरेस्ट है, उसको इम्पोर्टेंस दो। जैसे हम सबको गॉसिपिंग में बहुत मजा आता है, वैसे ही मजा अगर पढ़ाई में आने लगे तो बस सब सही हो जाए, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। सो मैंने तुमको सर बहुत सारे हाँ बोलो प्लीज। सर आपने बोला कि सीजियम में सबसे लोएस्ट है, पर फ्रांसियम सबसे नीचे है, मतलब वो रेडियो एक्टिव इसलिए काम नहीं। फ्रांसियम के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है यार, पता नहीं कब आएगा कब गायब हो जाएगा, है ना। तो फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और हमें उसके बारे में थोड़ा कम पता है, इसलिए हम सीजियम तक ही अपनी वो रखते हैं, अपनी बातचीत सीजियम तक ही रखते हैं, रेडियो एक्टिव से थोड़ा बचते हैं, ठीक है। यस सर। अबे तुम अभी रखोगी 5 ग्राम, थोड़ी देर में 2 ग्राम हो जाएगा, क्या ही उसके बारे में बात करें। बहुत कम होता है उसका हाफ लाइफ, फटाफट गायब होते रहता है, बहुत कुछ हमें पता ही नहीं उसका क्या कहा। इसके बारे में जानकारी होगी हम उसी की तो बात करेंगे, है ना। यस सर। तो चलो हाँ चलो, अब हम लोगों को करना है क्वेश्चन। अब मैं तुमको दे रहा हूँ सवाल जिसको तुम लोग को लगाना है दिमाग। तो ये लो, इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करो। इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, जल्दी करो, देखते हैं कौन करता है। करेक्ट ऑर्डर में करना। करें? सर एक ही मिनट। हाँ जल्दी जल्दी करो, अपने हिसाब से लिखो फटाफट, फिर मैं बदल दूंगा जल्दी। अच्छे से सोच के बताओ। चलो सर स्क्रीन गई आपकी। क्या बात कर रही हो? अरे ये कैसे हो गया? अभी आ रही है क्या? हाँ सर अब आ गए। अब जल्दी से आंसर लिखो अपना। जल्दी जल्दी जल्दी, अरे अभी तो सिखाया था। देखो लेफ्ट टू राइट सोचो, फिर देखो एक्सेप्शन कहाँ था। बताओ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में लेफ्ट में कौन है? मैग्नीशियम। अरे लेफ्ट में मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम राइट में है, तो घटना चाहिए लेफ्ट टू राइट। लेकिन दिक्कत क्या है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में क्या होता है? एक्सेप्शन होता है।
कौन सा एक्सेप्शन? मैग्नीशियम हाफ फील्ड। वो पेनिट्रेशन वाला, इसलिए ज्यादा किसका होगा? मैग्नीशियम का ज्यादा। किससे? एल्यूमिनियम से। लेकिन ये एक्सेप्शन सिर्फ यही है। हाँ, अब आगे सल्फर फास्फोरस, उसमें भी एक्सेप्शन है। क्या उस एक्सेप्शन है? होना चाहिए सल्फर का, लेकिन तुम तो जानते हो कि फास्फोरस का ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर हाफ फील्ड वाला चक्कर है। याद आ रहा है? हाँ। तो मैग्नीशियम का तो पूरा ऑर्डर अगर ध्यान से लिखा जाए तो सबसे कम होगा एल्यूमिनियम, फिर होगा मैग्नीशियम, फिर क्या होगा? फिर होगा सल्फर। तो सल्फर में हाफ फील्ड का फायदा नहीं है, फास्फोरस में हाफ फील्ड का फायदा। सल्फर और फिर कौन? फास्फोरस और फिर कौन? लास्ट। यस। तो ये ऑर्डर। तो अगर हमें एक्सेप्शन याद है तभी हम लिख पाएंगे। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में एक्सेप्शन है, सल्फर फास्फोरस में एक्सेप्शन है, क्लोरीन में कोई एक्सेप्शन नहीं, तो नॉर्मली लेफ्ट टू राइट है। राइट में क्लोरीन है तो उसका तो कम होगा ही, सॉरी उसका तो ज्यादा होगा ही। तो अपने को रट लेना है पूरा कि एल्यूमिनियम वाला जो लाइन है, बोरॉन वाला जो लाइन है, उसमें ऊपर से 3 में करेक्शन, सर ऑक्सीजन और, हाँ बोलो। सर ALMG सब समझा नहीं। हम्म, अभी ऊपर लिखवाया था ना एल और एमजी में गड़बड़ है। तो सर SRP में भी गड़बड़ है। किसमें गड़बड़ है? सल्फर एंड फॉस्फोरस। अरे यार ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, एकदम गुस्से वाली बात कर रहे हो। सुबह सुबह मैं गुस्सा नहीं करना चाहती। ये क्या मैंने ऊपर लिखवाया था? ये क्या है भाई? देखो तो, 10 मिनट पहले क्या है? लिखा नहीं था। हाफ, अभी हाफ फील्ड फुल फील्ड समझाया था ना? सर एक अरे अभी समझाया था भाई कि ऊपर से 3 में गड़बड़ है, बिकॉज हाफ फील्ड का फायदा इन तीनों को मिल रहा है, नीचे वाले 3 को मत लेना। अभी बताया था 2 सेकंड पहले, याद करो, बताया था ना? अरे बोलो भाई। हाँ सर। और वही ऊपर मैग्नीशियम के बारे में भी बताया था। कहा देखो इन तीनों में गड़बड़ है कि नहीं है? अभी देखो 10 मिनट पहले जो बताया वो भाई साहब भूल चुके। यही यही लड़ाई है तुम्हारी और मेरी जीवन भर का, कि भाई आगे भी यही होता है, हम चीजों को सीरियस लेंगे तो नहीं भूलेंगे। ऐसी बातों को बहुत ज्यादा सीरियस लो, बहुत ज्यादा, कि मजाक नहीं है। इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। एक एक मार्क्स से बहुत महंगा पड़ता है भाई, एक एक मार्क्स। क्या किया जाए यार? अच्छे से फोकस करके पढ़ो भाई, ऐसे मत करो। अभी 2 सेकंड पहले पढ़े थे तुम, फिर से वहीं पहुंच गए। चलो इस बार ध्यान देना, ओके? कोई भी सवाल हो पहले देखो किसकी बात चल रही है, तब तुम समझ पाओ। ये नहीं कुछ भी चल रहा है उसमें किए जा रहे हैं, अपना दिमाग लगाया जाए। क्वेश्चन देख के दिमाग लगाना पड़ेगा यार, वरना ऐसे तो गड़बड़ा जाएगा। सो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि हम किसकी बात करें, कौन कहाँ मौजूद है। अगर वो क्लियर है तभी तुम आंसर दे पाओ, अगर वो क्लियर नहीं है फिर दिक्कत। चलो इसका बताओ, नाइट्रोजन। नहीं तो आसान हो जाएगा, पता ही लोगों को, फिर नहीं आएगा तो। हम्म, लिखता हूँ फिर भी। गैलियम, आर्सेनिक, है ना, सेलेनियम और ब्रोमीन। चलो इन तीनों का एडजस्ट करो। इसका सही ऑर्डर बताओ जल्दी। जल्दी। क्या ऑर्डर होगा?
तुम लोगों ने अभी तक पीरियोडिक टेबल याद नहीं किया ना? सर BR गैलियम AsSi। हाँ, सबसे कम किसका होगा? गैलियम का कि गैलियम, सॉरी लेफ्ट टू राइट घटता है ना क्या? सर मैंने BR बोला था। हाँ ठीक है, गैलियम सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आर्सेनिक और एसी में गड़बड़ है, एसी का ज्यादा होगा। कुछ भी कर रहा हूँ, हाँ सॉरी, हाँ बीआर का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि राइट में है ना। बीआर के बाद किसके बाद ज्यादा होगा? आर्सेनिक का ज्यादा होगा क्योंकि ये इसमें हाफ फील्ड वाला फायदा होगा। फिर एसी का सबसे कम किसका होगा? गैलियम। क्योंकि आर्सेनिक नाइट्रोजन के नीचे और सेलेनियम ऑक्सीजन के नीचे, और यहाँ तक एक्सेप्शन फॉलो होता है, इसलिए एएस का ज्यादा होगा एसी से, है ना। और फिर बाकी के रूल्स, क्लैरिटी आ रही है? हाँ अरे बोलोगे? यस सर। चलो ठीक है, तो 2 टॉपिक हो गए, एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी। इस पे मैं क्वेश्चन भेजता हूँ। तुम लोगों से शेयर किया गया था क्या पीरियोडिक टेबल की डीपीटीज? नो। ओके ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। तो हम लोग डीपीटी शो कर सॉल्व करेंगे एटॉमिक रेडियस के, आयोनाइजेशन एनर्जी के कुछ सवाल जो मैं बेलूंगा वो करके रखना। अगले क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ये खत्म करके थोड़ा सा बचा हुआ है इसका, कुछ बातें बची है। उस टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सब लोग थोड़ा सा पढ़ के आ सकते हो, पहले से पढ़ के आना अच्छी बात होती है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम पढ़ने वाले हैं, और साथ में क्या पढ़ने वाले हैं? इसको लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। ये दोनों टॉपिक हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 2 टॉपिक हमने काफी कुछ पढ़ाई किया, उन 2 टॉपिक में जो बातें मैंने डिस्कस किया है वो हम सब याद रखेंगे, नो कंफ्यूजन्स। और डाउट्स के लिए भी हम बात कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगा तो हम बात कर लेंगे। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। एंड देन रिकॉर्डिंग को लेकर किसी को दिक्कत है तो रिकॉर्डिंग धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, राहुल से नहीं करते हैं तो धीरे धीरे करते रहेंगे, डोंट वरी, हो जाएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।